नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर और आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं असीम मिश्रा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलवासा में करीब 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सूरत में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषा के मुद्दे पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पर साधा निशाना। मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा तमिल भाषा में देने को कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आयरलैंड के दौरे पर वैश्विक मुद्दों पर फैसले लेने में ग्लोबल साउथ की सहमति पर दिया जोर। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उनके योगदान की सराहना की। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता हुआ साफ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने संबंधी याचिका की खारिज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के नजदीक पहुंचा चक्रवाती तूफान एल्फ्रेड। कई घरों की बत्ती गुल। हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया। आज रात या फिर कल सुबह तूफान के तट से टकराने की आशंका। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, और खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलवासा के दौरे पर हैं, गुजरात के दौरे पर हैं, और इस दौरान वो कई सारे अहम जो विकास के कार्य हैं वो वहां की जनता को समर्पित करेंगे। और इसमें नमो अस्पताल का जो चरण 1 है उसका वो उद्घाटन करेंगे। ये 450 बिस्तरों वाला एक अस्पताल है जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को काफ़ी मजबूत करने का काम करेगा। वहीं देश के सभी कोनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। 2,580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी आज उपहार देने वाले हैं। ग्राफिक्स आपके सामने टीवी स्क्रीन पर क्या कुछ। और अब आपको सीधे हम लिए चलेंगे इस खबर के बाद बेंगलुरु, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक बहुत ही खास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं। परम पूजनीय विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी, उडुपी मठ के अध्यक्ष श्रीमान बीएस येदुरप्पा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक श्री विजयेंद्र येदुरप्पा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री अरविंद लिंबावली जी, पूर्व मंत्री कर्नाटक श्री के जयराज जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्ण मेमोरियल ट्रस्ट श्री वासुदेव राव जी, श्री हरिदास जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री विश्वेश्वर तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल को शुभकामना देने के लिए आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है कि विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी की स्मृति में एक अस्पताल जो बन रहा है उसके उद्घाटन में सम्मिलित होने का मुझे मौका दिया है। सबसे पहले मैं विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी को, गुजरात में हम सब कोई उनको विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी के नाम से नहीं जानता, सभी पेंजावर स्वामी के नाम से ही जानते हैं। इनके श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि बड़े आग्रह से और थोड़ा देरी हो गई फिर भी धैर्यपूर्वक मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी ने मौका दिया, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, हमारे यहां
नर को ही नारायण का स्वरूप मानकर सेवा के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का रास्ता सालों से प्रशस्त किया गया है। और विशेषकर वैष्णव संप्रदाय ने नर को ही नारायण मानकर दरिद्र नारायण की सेवा और सबके जीवन में प्रसन्नता, ये दोनों सूत्रों को आगे बढ़ाया है। आज विश्व प्रसिद्ध उडुपी मठ, परम पूजनीय माधवाचार्य जी के साथ जुड़ा हुआ मठ, आज सेवा की उनकी जो महान परंपरा है उसमें एक और मोती जोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि बेंगलोर के हृदय के अंदर, कर्नाटक के मध्य भाग में, ये गरीब दर्दियों के लिए, समाज के निचले तबके के लोगों के लिए मुफ्त इलाज का एक आधुनिक सेंटर वर्षों तक लोगों की सेवा करेगा। मैं इसके लिए मठ के सभी कर्ता धर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज विश्वेश तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल का लोकार्पण बेंगलोर में 2 एकड़ भूमि पर 60 करोड़ की लागत से 150 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक नया सेंटर बनेगा। इसमें 60% बेड गरीब लोगों के लिए रिजर्व रखे गए हैं और एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन से गरीब दर्दियों की सेवा करने का ये प्रकल्प सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, ऐसी कई सुविधाओं से युक्त किया गया है। तो एक ही छत के नीचे बहुत अच्छे तरीके से गरीब दर्दियों की सेवा का काम होने वाला है। श्री कृष्ण सेवाश्रम ट्रस्ट हमेशा से समाज के गरीब और वंचित लोगों की सेवा के लिए काम कर रहा है। ट्रस्ट की स्थापना श्रद्धेय विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने की और आज उनके उत्तराधिकारी विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये ट्रस्ट आने वाले कई सालों के लिए इस सेवा का काम आगे बढ़ाता रहेगा। यहां पर श्री कृष्ण मेडिकल सेंटर, श्री कृष्ण नेत्रालय, श्री कृष्ण दंतालय, श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ मेमोरियल क्लिनिक यहां पर स्थापित किया गया है और मैं मानता हूं कि बेंगलुरु के अंदर सभी गरीब लोगों के लिए इससे अच्छा उपचार का केंद्र कभी नहीं बनेगा। मित्रों, पेंजावर मठ न केवल कर्नाटक, न केवल दक्षिण भारत, पूरे भारत भर के सभी मठों में एक प्रमुख मठ तो है ही, इसके साथ साथ प्रकाश स्तंभ का भी काम कर रहा है। पेंजावर मठ ने ही पूरे दक्षिण भारत और पूरे भारत भर में श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी के अगुवाई में राष्ट्रीय एकता, जबरन धर्मांतरण को रोकना, राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व का, सनातन धर्म की सेवा, इस सभी प्रकल्पों को लंबे समय से जारी रखकर पूरे देश में एक सम्मानीय स्थान प्राप्त किया है। ये उडुपी में स्थित पेंजावर मठ अष्टमठों में से एक है और माधवाचार्य जी के बताए रास्ते पर भक्ति मार्ग से श्री कृष्ण की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों को आगे ले जाने का काम किया है। विश्वेश तीर्थ स्वामी जी एक ऐसे संत में थे जिनकी जोड़
जिनके जैसा संत मिलना आज के समय में बहुत कठिन है, इतने उच्च कोटि के संत। मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विश्वेश स्वामी जी से निकट संबंध आया और मैंने नजदीक से देखने के बाद हमेशा पाया कि वो हमेशा समाज के लिए, धर्म के लिए और संप्रदाय के लिए ही जिए। सिर्फ 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर पूरा जीवन, 8 दशक का जीवन आध्यात्म को समर्पित किया। न केवल हिंदू धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा में भी स्वामी जी हमेशा प्रथम पंक्ति में पाए गए। भारत सरकार में मोदी जी ने उनको 2020 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित करने का काम किया और सामाजिक समरसता और अस्पृश्यता के विरोध में भी स्वामी जी ने अग्रिम भूमिका निभाई। चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, चाहे जबरन धर्मांतरण को सकारात्मक रूप से रोकना हो, चाहे राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना हो, विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने हमेशा सभी संतों में सबसे आगे रहकर काम किया। और मुझे मालूम है कि हिंदू समाज को जातियों में बांटने से बचाने में दक्षिण भारत में स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य और वेदांत का प्रचार, ये चारों विषयों में इन्होंने पूरा अपना जीवन वो लगे रहे और धर्म की शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का काम भी स्वामी जी ने किया। और उनका एक वाक्य जो मुझे उडुपी मठ में ही उन्होंने कहा था कि विद्या की ज्योति ही अज्ञान के अंधकार को मिटा सकती है। ये वाक्य उन्होंने सच अर्थ में अपने क्रियाकलापों से चरितार्थ करने का काम किया और आज उनकी परंपरा को विश्वेश तीर्थ स्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उडुपी मठ से देश को बड़ी अपेक्षा है। अभी जिन लोगों ने राम मंदिर में रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखा होगा, उन सभी को मालूम होगा कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की सभी धार्मिक क्रियाओं में पेंजावर मठ का, उडुपी मठ का बहुत प्रमुख योगदान रहा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह से एक युग परिवर्तन के लिए मोदी जी को मैंडेट मिला। उस वक्त जो संत दिल्ली जाकर मोदी जी को आशीर्वाद दिए, इसमें विश्वेश तीर्थ स्वामी जी सबसे प्रमुख थे। मित्रों, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर लोगों के आरोग्य पर और वेलनेस पर बहुत ध्यान दिया है और ढेर सारे कार्यक्रमों की रचना कर इसको आगे बढ़ाया है। स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मिशन, पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत योजना और जल जीवन मिशन, ये सभी एक प्रकार से स्वस्थ भारत के अलग अलग अंग हैं। स्वच्छता से ही स्वास्थ्य को संभाला जा सकता है, फिटनेस से ही स्वास्थ्य को चिरंजीवी बनाया जा सकता है, पोषण संतुलित आहार ही मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रख सकता है और टीकाकरण, वैक्सीनेशन मिशन इंद्रधनुष से सभी प्रकार के वैक्सीन को समाहित किया। जल जीवन मिशन से फ्लोराइड विहीन पानी को हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया
और आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सभी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु सरकार चाहे कितना कर ले, जब सेवाभावी संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं आगे आकर स्वास्थ्य के अभियान को आगे न बढ़ाएं तो ये कभी पूरा नहीं हो सकता। आज स्वामी जी के स्मृति में जो अस्पताल बना है वो भी समाज को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं फिर से एक बार स्वामी जी का धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय। थैंक यू सर। सीधी तस्वीर आप बेंगलुरु से देख रहे थे, जहां गृह मंत्री अमित शाह पेजावर के संत श्री विश्वेश तीर्थ मेमोरियल अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया और इस अवसर पर वो कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे थे। लेकिन जो आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है। खबर ये कि सिलवासा और सूरत में प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद वहां पे होंगे और बहुत सारे अहम जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको वो जनता को और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। क्या कुछ उनका कार्यक्रम है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। पीएम मोदी का सिलवासा दौरा, पीएम नमो अस्पताल फेज 1 का उद्घाटन करेंगे वहां पे सिलवासा में। 450 बिस्तरों वाला अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिहाज से। देश के सभी कोनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने पर भी इसमें फोकस रखा गया है कि किस तरह से तमाम जो क्षेत्र हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित ना हो। 2580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी एक उपहार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान। साथ ही साथ कई विकास की परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। जिन लोगों को नई नई नौकरियां मिले हैं उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे। उसके बाद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा। क्या कुछ इसमें है वो आपको बता दें तो पीएम आवास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक योजना जो शहरी लाभार्थी होंगे, जो शहरी गरीब हैं जिनको कि इस योजना का लाभ मिलेगा, वो इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। गिर आदर्श आजीविका योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल हैं, वो भी काफी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जो सिलवन दीदी योजना है उसके तहत लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये कुछ अहम योजनाएं हैं जिसका कि जिक्र आज प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, नमो अस्पताल, पीएम नमो अस्पताल फेज 1 का भी प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये कुछ अहम कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सिलवासा में। अब से कुछ ही देर के बाद वो लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे डीडी न्यूज़ पर, और उस वक्त आप देखिएगा किस तरह से जो विकास के कार्य हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, वो वहां पे राष्ट्र को और जनता को समर्पित करेंगे। और इस सब के बीच दादर नगर हवेली के सिलवासा में पीएम नमो हॉस्पिटल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई गई हैं। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, नीरज सिंह, वही वहां से वो रिपोर्ट भेजे हैं। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। इस समय हम सिलवासा में स्थित नमो हॉस्पिटल में हैं। इस हॉस्पिटल में करीब 600 के करीब बेड हैं, तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसके अलावा अगर ओटी की बात करी जाए, मॉड्यूलर ओटी जो अत्याधुनिक ओटी है, 6 के करीब ओटी अभी मौजूद हैं और सेकंड फेज में इन ओटियों की संख्या को बढ़ाकर 10 से 12 किया जाएगा और इसके अलावा बेडों की संख्या बढ़ाकर भी 1300 के करीब की जाएगी। इस ओटी को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखें कि जो लाइट है, कितनी लाइट रहेगी वो कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा टेम्परेचर कितना रहेगा वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ अगर टेलीफोन से किसी को कनेक्ट करना है तो उसको भी यहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें कि इसको ऑटोमेटिकली तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ओटी, ये आप देखिए कि ये रोबोटिक सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर जो सर्जरी है वो रोबोटिक तरीके से भी की जा सकती है कि अगर आपके किसी हिस्से में सर्जरी करनी है तो यहाँ से उस हिस्से को पोजीशन को यहाँ पर फीड कर दिया जाएगा। और ये अगर आप देखें मेरे राइट में, ये जो रोबोट आपको दिखाई दे रहा है वो जो सर्जरी है वो करेगा। सपोज करिए कि अगर ये आप पैर की या किसी हड्डी का ऑपरेशन करना है तो वो यहाँ से जो रोबोट है वो कर सकता है। इसके साथ साथ ही ये आप स्क्रीन अगर देख रहे हैं सामने, जिसमें मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, तो ये तमाम देश भर के जो स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल में जो इस एरिया में नहीं आ सकते हैं, वो यहाँ से
ऑपरेशंस देख सकते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर किसी विदेशी डॉक्टर से कोई राय लेनी हो तो वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा और ऑपरेशंस करते समय दिशा निर्देश डॉक्टर को दे सकता है। इसके साथ ही आप यहाँ देखें कि तमाम स्टूडेंट यहाँ बैठेंगे और वो भी लाइव ऑपरेशंस देख सकते हैं और डॉक्टर से सवाल जवाब है वो भी कर सकते हैं। इस तरह की जो ओटी है वो हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने ही हॉस्पिटल में है और अब ये सिलवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं इस हॉस्पिटल को। आप समझ सकते हैं कि दादर नागर हवेली, इसके अलावा दमनदीप और आसपास के जो तमाम गरीब और आदिवासी लोग हैं उनको कितनी बड़ी सुविधा यहाँ मिलने जा रही है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सिलवासा। तो काफी अत्याधुनिक अस्पताल आपने देखा, क्या कुछ इसमें सुविधाएं हैं नमो अस्पताल में। और इसके बाद गुजरात दौरे पर सूरत में प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। सूरत में लगभग 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलेगा। सूरत में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस आयोजन के लिए एक भव्य गुंबद बनाया गया है और अन्य सजावट भी की गई है। इसके बाद कल पीएम मोदी नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कल, तो इस मौके पर वो लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 25,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान करेंगे। तो ये हमने आपको बताया कल की बातें, आज की बातें, प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ये गुजरात का दौरा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त सूरत से मौजूद हैं। नीरज, आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत सारी अहम जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री वहाँ पे वो शामिल होंगे। और नीरज, जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट देखी, हमारे दर्शक देखे, बहुत ही अत्याधुनिक इस अस्पताल को बनाया गया और आपने दिखाया भी ओटी में क्या कुछ सुविधाएं हैं। जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी कहीं दूर बैठे भी उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये अस्पताल कितना महत्वपूर्ण इस पूरे इलाके के लिए? नीरज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नीरज, हम आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण, और जैसा कि इस रिपोर्ट में भी आपने देखा, इस पूरे क्षेत्र के लिहाज से, इस पूरे इलाके के लिहाज से ये जो अस्पताल है नमो अस्पताल बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के लिहाज। और अब से कुछ देर पहले भी आप जब गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे बेंगलुरु में, वो भी स्वास्थ्य का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में किस तरह से जो सरकार है केंद्र की, नरेंद्र मोदी सरकार, वो हर किसी के लिए स्वास्थ्य की पहुंच सुलभ हो, सस्ता हो, डॉक्टर्स तक वो पहुंच सके, अपने इलाज को अच्छे से करवा सकें, इसकी बहुत कोशिश की गई है। और बीते 10 वर्षों में हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी काफ़ी मजबूत हुआ है। न सिर्फ इसमें सरकार की तरफ से बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आया है और आज की तारीख में हर कोई इसका लाभ ले रहा है। क्योंकि बहुत सारी अहम योजनाएं हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, तो प्रधानमंत्री इस लिहाज से भी इसको देख पा रहे हैं कि किस तरह से देश के हर कोने तक जो है वो जो स्वास्थ्य का जो लाभ है वो लोगों को मिल सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। नीरज, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो नमो हॉस्पिटल है वो किस तरह से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के लिहाज से। देखिए, बिल्कुल असीम, आप देखें कि मुंबई और सूरत के बीच में इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल मौजूद नहीं था और यही कारण है कि आप देखें कि सिलवासा, इसके अलावा दादरा नगर हवेली के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इसके अलावा आप देखें दमनदीप के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनको इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिल पाती थी। आप देखें कि जो इसकी ओटी है, जो मॉड्यूलर ओटी जिसे कहते हैं, कि यहाँ पर देश दुनिया के जो स्टूडेंट हैं वो तो देख सकते ही हैं ऑपरेशन, लेकिन इसके साथ साथ जो विशेषज्ञ हैं, खासतौर से विदेशों में बैठे जो डॉक्टर हैं, वो भी सलाह दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि इसमें इस तरह की कम से कम 6 ओटी बनाई गई हैं और जब इसका द्वितीय फेज चालू होगा तो 10 ओटी इस तरह की होंगी और 1300 के करीब जो बेड है उसकी सुविधा होगी। तमाम ऑपरेशंस की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। मरीज को अलग अलग जगह पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक ही जगह पर मौजूद है वहीं उसका सैंपल ले लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ से जो सैंपल है वो लैब में चला जाएगा और लैब से सीधी जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर के पास आ जाएगी। इस तरह की जो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत के तहत वहाँ पर मुफ्त इलाज है वो होगा।
इसके साथ साथ असीम आप देखें कि 2,500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री करेंगे, शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। जी। ये सिलवासा दमनदीप इस पूरे इलाके के आदिवासी समुदाय जो रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित होगी। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने चाहे दादरा नगर हवेली की बात हो या दमनदीप की बात हो, कई परियोजनाओं की शुरुआत करी है, चाहे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने की बात हो, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने की बात हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करने की बात हो, लाल फीताशाही को ख़त्म करने की बात हो, तमाम इंडस्ट्री वहाँ पर पहुँची हैं और इसका जो सीधा लाभ है वो वहाँ के गरीब और जो आम लोग हैं उनको मिला है। और इस बार भी 2,500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा होने जा रही है। निश्चित तौर पर दादर नागर हवेली और जो दमन द्वीप के जो लोग हैं उसका सीधा सीधा जो लाभ है वो मिलेगा। और मेडिकल के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि एक क्रांति है नमो हॉस्पिटल। चलिए, तो बात हुई सिलवासा की नीरज, लेकिन इस वक्त आप सूरत में मौजूद हैं, गुजरात के सूरत में। सूरत में क्या कुछ कार्यक्रम है और यहाँ पे किस तरह के जो तोहफे हैं जो महिलाओं को, खासकर कल जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कुछ मिलने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल गरीबों के लिए और ख़ास तौर से जो मजदूर वर्ग है उसके लिए आज एक बड़ा दिन है सूरत में, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 3 तरह की योजनाओं की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। एक तो जो विधवा जो महिलाएं हैं, इसके अलावा वृद्धजन हैं और जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए मुफ्त अनाज की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर से उसके लिए कोई भी जो आय जो लिमिट है वो नहीं है। तो यानी कि अब इन लोगों को दोहरा जो लाभ है वो मिलेगा। एक तो सब्सिडी के तहत जो उनको अनाज मिलता है और इसके अलावा जो मुफ्त अनाज है वो इन लोगों को मिलेगा। खासतौर से आप देखें कि मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में सूरत में रहता है। डायमंड इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो काम करते हैं। विधवा जो महिलाएं हैं जिनके लिए इस तरह की जो योजनाएं शुरू हो रही है, दिव्यांगजनों के लिए और वृद्धजनों के लिए, ये एक बड़ी बात है। 2 लाख के करीब जो लोग हैं सूरत के, उनको सीधा लाभ इस योजना से मिलेगा। प्रधानमंत्री 15 जो लोग हैं उनको किट देकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। तो निश्चित तौर पर सूरत में आज का दिन काफ़ी बड़ा दिन है, खासतौर से गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए और जो विधवाएं जिनका कह सकते हैं कि कोई सहारा नहीं है, उनके लिए दृष्टि से देखें तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। असीम, सूरत में चूंकि आप मौजूद हैं नीरज, और सूरत में बहुत से प्रवासी श्रमिक जो हैं वो भी वहाँ के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। ऐसे में ये जो योजना जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे, वो श्रमिक भी जो दूसरे राज्यों से आए हैं, क्या वो भी उसके लाभार्थी बन पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बन पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने एक मुहिम चलाई थी और यहाँ पर ये देखा था कि कौन कौन से लोग हैं, चाहे वो दिव्यांगजन हो, इसके अलावा वृद्धजन हो, जो विधवाएं हैं और ख़ास तौर से जो मजदूर हैं, उस मजदूर में प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। उन तमाम लोगों का एक सर्वे किया गया और ये देखा गया कि कौन कौन ज़रूरतमंद है और 2 लाख के करीब जो संख्या है वो राज्य सरकार ने तय करी। और उसके बाद इन 2 लाख लोगों को ये तमाम सुविधाओं का जो लाभ है वो प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चाहे हम विधवाओं की बात करें, वृद्धजनों की बात करें, दिव्यांगों की बात करें और मजदूर वर्ग की बात करें, उनके लिए बड़ा दिन है। खासतौर से गरीब लोग जो 2 जून की रोटी मुश्किल से कमा पाते थे, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ा सहारा मिलने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को सूरत से, गुजरात के सूरत से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, ये रोकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। और अब बात करेंगे तहव्वुर हुसैन राणा की। ये देखिए, पाकिस्तानी कार्ड इनका फेल हो गया है। खबर यह है कि 26 से 11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को एक और तगड़ा झटका लगा है। और यह झटका कहां से लगा है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दी है। भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर कर प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की उन्होंने गुहार लगाई थी। उसने तहव्वुर राणा का कहना था कि यदि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है
तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे यातनाएं दी जाएंगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का एक मुस्लिम है। उसने कहा कि उसे अधिक यातना दिए जाने की संभावना है भारत में, और ये यातना उसे शीघ्र ही मार सकती है, उसकी जान ले सकती है। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। उसका ये लॉजिक था कि अगर प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगी तो वो अमेरिकी अदालतों के दायरे से बाहर हो जाएगा और जल्द मर जाएगा। इन चिंताओं के अलावा राणा ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य सेहत का भी हवाला दिया। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण से बचने के लिए हर तरह के पैंतरे आजमा रहा है, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण को रोकने की आखिरी दलील को भी अब खारिज कर दिया है। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के सामने एक नई अर्जी दाखिल की है। इससे पहले फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की घोषणा की थी और कहा था कि उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की घोषणा की थी। तो ये कहना कि भारत में हमें यातनाएं दी जाएंगी, उनकी जान को खतरा है, ये सारी बातें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और साफ कहा कि आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा, आपको भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। क्या कुछ है इसके मायने, हमारे साथ इसको समझाने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू में वो वहाँ पे कार्यरत हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अंशु जोशी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कैसे देखते हैं इस मूव को? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने और उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा था कि आपको न्याय का, जस्टिस का सामना करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है। अब भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल असीम, भारत आने का रास्ता अब तहव्वुर राणा के लिए साफ हो गया है। भारत सरकार ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और ये देखना सुखद रहा का पूरा साथ दिया है। तहव्वुर राणा ने अमेरिका के द्वारा भारत को, तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण किए जाने के निर्णय के बाद जो अर्जी लगाई थी कि यहाँ पर उसे यातना दी जा सकती है या उसकी जान को खतरा हो सकता है, इस प्रकार की जो ये इस बेसिर पैर की याचिका लगा करके जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उसको खारिज कर दिया गया है। और अब मुंबई अटैक से जुड़े हुए इस दुर्दांत आतंकवादी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। और असीम, हम देखें कि 2018 से भारत सरकार इस प्रत्यर्पण के लिए लगी हुई थी। एनआईए की एक स्पेशल टीम ने 2018 में तहव्वुर राणा के अगेंस्ट एक वारंट जारी किया था। फिर 2019 में पहली बार भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका को एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा कि तहव्वुर राणा को भारत के हवाले किया जाए। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि 1997 की भारत और अमेरिका के बीच की एक प्रत्यर्पण संधि है, जिसमें आतंकवादियों को प्रत्यर्पित किया जाना ये एक पहली प्रायोरिटी है दोनों ही देशों के लिए, और उनके ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर के प्रति कमिटमेंट को दर्शाती है। फिर 2020 में भारत ने राणा के खिलाफ शिकायत की और प्रत्यर्पण की मांग की। 2020 में ही अमेरिका की अदालत ने कोविड के चलते राणा को रिहा कर दिया था, लेकिन फिर 2023 में उस पर केस चला और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए आदेश दिया। तो ये यहां से भारत सरकार ने ये जंग जीतनी शुरू की। फिर उसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी 2023 के बाद। फिर 2024 में तहव्वुर राणा ने एक याचिका लगाई कि उसका प्रत्यर्पण भारत को नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इस याचिका को लोअर कोर्ट में खारिज कर दिया गया था। फिर 2024 में तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया और तब उसने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अमानत के लिए रिट पिटीशन दाखिल की थी। तब उसके बाद केस चला और 21 जनवरी 2025 को देखा जाए तो फिर ये एक फाइनल वर्डिक्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी। अब आप इस पूरे दौरान देखें, जब बाइडेन भी राष्ट्रपति रहे, ट्रंप भी राष्ट्रपति बन के आए, तो भारत के इस प्रत्यर्पण के प्रति कमिटमेंट को कि तहव्वुर राणा एक बहुत दुर्दांत आतंकवादी है, मुंबई अटैक से उसके तार जुड़े हैं, लश्कर ए तैयबा से तार जुड़े रहे हैं, उसके हेडली का वो काफी अच्छा दोस्त रहा है। तो भारत का साथ बाइडेन प्रशासन ने भी दिया, ट्रंप प्रशासन ने भी दिया, और अब जो ये आखिरी याचिका उसने लगाई थी ये भी खारिज हो गई है। तो ये देखना बड़ा सुखद है। और ये जो एक ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर है, जो पूरी दुनिया में भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको बड़ा बल मिलेगा असीम इस निर्णय से। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण
बातें आप कह रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी मौजूद हैं। अखिलेश जी, इस पूरे मामले को अभी बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई तो प्रेस वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम आपको एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं और उसमें ये कि जो 26/11 का जो गुनहगार है, जो आरोपी है, वो हम आपको दे रहे हैं, उसकी हम प्रत्यर्पण के लिए हम अब मंजूर कर लिए हैं। तो ये एक कूटनीतिक जीत के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए? निश्चित तौर पे असीम, क्योंकि देखिए जो 26/11 की घटना थी 2008 में, उस घटना में 166 लोग मारे गए थे। 166 लोगों में से 26 जो थे वो विदेशी नागरिक थे और उसमें अमेरिका के भी नागरिक थे, उसमें यूनाइटेड किंगडम के नागरिक थे, इजराइल के नागरिक थे, जर्मनी के थे और कई अन्य देशों के थे। तो मतलब तकरीबन 7 जगहों पे उन्होंने हमले किए थे और उन 7 जगहों पे जो अच्छी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह थी, जीविस सेंटर था, ताज होटल था, इस सब जगह पे। और ऐसे में जो पूरी दुनिया में एक माहौल बना कि ये जो आतंकवाद की इस तरह की अटैक करने की घटना है वो भारत में हुई है और भारत के अलावा अन्य कई जगहों पे हुई है। तो एक एंटी टेरर माहौल पूरी दुनिया के राजनीतिक हल्के में है। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप के मामले में यह भी कहा जाता है कि वो टेररिज्म के मामले पे काफ़ी सख्त है, इस्लामिक टेररिज्म के मामले में काफ़ी सख्त है। तो इस को उदाहरण मान के अगर कहें तो निश्चित तौर पर भारत का यह जो प्रयास था वो भारत पूरी दुनिया को और ख़ास करके इस मामले में अमेरिका को समझाने में सफल रहा कि तहावुर राणा को भारत लौटाना कितना जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी सजा होगी, बल्कि इसलिए कि वो जो पूरा नेटवर्क है, वो जो आतंकवाद का पूरा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में आईएसआई है, जिस नेटवर्क में कनाडा के रहने वाले लोग हैं, जिस नेटवर्क के तहत लोग जाके अमेरिका में शरण ले लेते हैं, छिप जाते हैं। डेविड कोलमैन हेडली अभी भी अमेरिका में है। तो ये जो नेटवर्क है जो पश्चिमी देशों में जाके शरण ले लेता है, वहां के कानून का फायदा उठाता है, अपने प्रत्यर्पण को लगातार रोकते रहता है। तो ये जो नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमला अगर भारत में होता है तो दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। इस तरह के एडवेंचरिस्ट ये जो आतंकवादी संगठन है, इनको इसी से फायदा मिलता है कि इसी से उनको लगता है कि उनकी तरक्की हो रही। तो यह जो केस है एक कह सकते हैं टेस्ट केस था भारत के लिए और भारत आज के दिन में कह सकते हैं इस टेस्ट केस में भारत की सफलता हासिल हुई है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, उस नेटवर्क को खत्म करने की लड़ाई में एक कदम और पूरी दुनिया आगे बढ़ी है। बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु जोशी, क्या अब अगला नंबर डेविड कोलमैन हेडली का हम कह सकते हैं? बिल्कुल। और अभी हाल फिलहाल तो ये हमको देखना होगा कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण सफलतापूर्वक भारत को कर दिया जाए, क्योंकि अभी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके और तहव्वुर राणा को भारत को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद राणा पर भारत की न्याय प्रणाली के हिसाब से मुकदमा चलेगा और फिर एक निर्णय आएगा। तो अगला नंबर ये तमाम जो दूसरे आतंकवादी हैं, दुर्दांत आतंकवादी हैं, जगह जगह छिप करके बैठे हुए हैं या दूसरे देशों में हैं और इनको प्रत्यर्पित करने की भारत लगातार मांग इन तमाम देशों से करता रहता है, ताकि भारत जो आतंकवाद की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहा है, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, उसमें उसको कहीं ना कहीं एक मजबूत सहयोग मिले। आप यदि हेडली की बात कहें तो देखिए लश्कर ए तैयबा से हमेशा से तार जुड़े रहे हैं और हेडली का ही काफी परम मित्र ये तहव्वुर राणा था और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मुंबई अटैक में हेडली का हाथ रहा है और भी कई जो इस प्रकार के बहुत ही डिवास्टेटिंग आतंकवादी हमले रहे हैं या प्लानिंग है, ट्रेनिंग है और फंडिंग है, उसको लेकर के हम सभी जानते हैं कि हेडली का नाम एक बहुत मतलब एक हिट लिस्ट में है या एक आतंकवादियों की जब हम लिस्ट देखते हैं तो उसमें लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसे आतंकवादी जिनके तार भारत में एग्जीक्यूट किए गए आतंकवादी संगठनों से यदि जुड़े हुए हैं तो भारत इनके लगातार प्रत्यर्पण की मांग करता चला आ रहा है। और इसको लेकर के तहव्वुर राणा के केस में जो ये एक बड़ी लड़ाई भारत ने 6 वर्षों के बाद जीती है, जिसमें अमेरिकी प्रशासन का भी सहयोग रहा, लेकिन एक प्रोसेस होती है असीम जिसका पालन करके एक मुकदमा चलता है, उसको जीत करके ही ये विजय हासिल की जा सकती थी। इसीलिए हम इसे भारत की जीत कह रहे हैं, कूटनीतिक जीत भी कह रहे हैं। तौर पर आगे जो और भी आतंकवादी, मैं तो कहती हूँ कि दूसरे देशों में जो बैठे हुए ऐसे आतंकवादी और ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने भारत में अलग अलग इस प्रकार के आतंकी हमलों को बीते कई वर्षों में अंजाम दिया है, उनको भी भारत को सौंपे जाने में इन तमाम देशों को, पाकिस्तान जैसे देश हैं, उन्हें सहायता करनी चाहिए और वैश्विक स्तर पर एक संदेश देना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ सभी देश मजबूती से खड़े हुए हैं। बिल्कुल। ऐसे में अखिलेश जी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे वाकये के बाद से कि वाकई पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और पाकिस्तान सोर्स ऑफ यानी कि फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म
के नाम से इसको एस्टैब्लिश करने में जो भारत इतने दिनों से लगा हुआ था, कि वाकई आप इसको समझिए, पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान से खूंखार आतंकवादी निकलते हैं और पूरी दुनिया को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। ये फिर से एस्टैब्लिश हुई ये सारी बातें? ना, निश्चित तौर पे पाकिस्तान को भारत मदरशिप ऑफ टेररिज्म की शरण स्थली, सारी बातों से भारत दुनिया को अवगत कराता रहा है कि पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति बरतने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में को आतंकवाद की शरण स्थली के रूप में विकसित करने देना, इंक्यूबेटर के रूप में उसे काम करते रहने देना, और फिर वो पूरी दुनिया में। और 9/11 की जब घटना हुई तो उसके बाद तो सबको पता चला कि किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के थ्रू हमला कराया। उसके बाद ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एड्रेस के दौरान कहा कि एक जो आतंकवादी जिसने कि अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों की हत्या की थी और वो पकड़ा गया, पाकिस्तान उसको सौंपने पर मजबूर हुआ। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के बारे में अब पूरी दुनिया में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया कि पाकिस्तान का असली काम क्या है। पाकिस्तान का असली काम यही रहा है कि क्रिमिनलों को शरण देना, आतंकवादियों को शरण देना, और उसके साथ दुनिया के जो खास करके पश्चिमी देश हैं उनका भयादोहन करना, उनसे एड लेना, आतंकवाद से लड़ने के नाम पे भी एड लेना और आतंकवादियों को पनाह भी देना। मतलब आतंकवाद को सिर्फ न वो स्टेट पॉलिसी के रूप में अपना लागू कर रहे थे, बल्कि वे आतंकवाद को एक अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में भी लागू कर रहे थे। तो उससे उनके सरकारी खजाने को भी पैसा मिलता था, उसमें सरकार के अंदर बैठे हुए जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको पैसा मिलता था, ISI के लोगों को पैसा मिलता था। तो एक अजीब तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पाकिस्तान चला रहा है, जो इस घटना में भी साफ हुआ कि जो डेविड कोलमैन हेडली हो या तहव्वुर राना हो, दोनों ही पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, दोनों के संबंध ISI से हैं। एक हेडली जो था वो ड्रग पेडलर भी था, ये जो तहव्वुर राना है ये पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर के रूप में काम करता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंस्टीट्यूशनल डीप रूटेड ये आतंकवाद का सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा था। अब पाकिस्तान इसमें कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पे ये लगातार, क्योंकि अभी भी वो उस तरीके से अपने आप को कमिट नहीं किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको इतना नहीं मिली है क्लीन चिट कि नहीं जी पाकिस्तान आतंकवाद से बाहर आ रहा है। FTA में अभी भी उसके खिलाफ मामला है, पूरी दुनिया की नजर उस पर है। बिल्कुल, तो मिला जुलाकर ये कि तहव्वुर राणा की अर्जी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब भारत प्रत्यर्पण का जो सारा मामला था वो हो गया है। अब वो कुछ ही दिनों के बाद भारत में आ पाएगा, उसके खिलाफ जो है भारतीय कानून के हिसाब से अब सारी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अंशु जोशी आपका भी, और अखिलेश सुमन जी, आप दोनों ही सहयोगियों का और खास मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ अहम बातें। देखिए, भारत लंबे समय से इसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। ये 26 से 11 मुंबई हमले का दोषी है तहव्वुर राणा। इसकी ये क्राइम कुंडली हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये सारी चीजें। पाकिस्तानी मूल का ये कनाडाई व्यवसायी है तहव्वुर राणा। अब इसके प्रत्यर्पण का रास्ता जो है वो अब साफ हो चुका है। बढ़ेंगे आगे। भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराने का जिक्र करते हुए स्टालिन से आग्रह किया है कि वो भी तमिलनाडु में स्थानीय भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा देने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि सभी 8वीं सूची की अनुसूची की भाषाओं में अब हमारे युवा परीक्षा दे पाएंगे। तमिलनाडु के युवा भी अब तमिल में परीक्षा दे पाएंगे। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। और इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ केंद्र पर निशाना साधा था। स्टालिन ने 3 भाषा नीति के माध्यम से हिंदी भाषा पर हमला किया था और कहा था कि भाषाई समानता की मांग करना अंध राष्ट्रवाद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि तमिल भाषा की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे है। तो स्टालिन ने यह कहा कि तमिल भाषा की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया, और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत
केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले आज तमिलनाडु के रानीपेट के अरक्कोणम में सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अमित शाह ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सीआईएसएफ पत्रिका सेंटिनल का विमोचन किया। सीआईएसएफ के जिन सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्कृष्ट सेवा पदक और वीरता पदक प्रदान किया गया था, उन्हें अमित शाह ने पदक से अलंकृत किया। इसके साथ ही गृह मंत्री सीआईएसएफ की कई पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री ने सीआईएसएफ की साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सीआईएसएफ के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सीआईएसएफ के बिना संभव नहीं है। तो अमित शाह ने सीआईएसएफ के कार्यों की भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जो सुरक्षा है वो सीआईएसएफ के जवानों के बिना ये नामुमकिन है, संभव नहीं है। और उन्होंने संकल्प की सिद्धि के लिए सीआईएसएफ के योगदान की उन्होंने जमकर तारीफ की। तो सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस और इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। देश के कई कोनों में, चाहे बंदरगाह हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग रोज 1 करोड़ लोगों की आवाजाही को हर खतरे से सुरक्षित करने का काम अपने सीआईएसएफ के जवान करते। और 1 करोड़ लोगों की आवाजाही देश के औद्योगिक विकास, देश के शैक्षणिक विकास और देश के सुचारू संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सीआईएसएफ ने उसको जब से संभाला है, एक भी घटना चूक की नहीं हुई है। हमारे एयरपोर्ट भी सुरक्षित रहे हैं, हमारी बंदरगाहें भी सुरक्षित रही है, हमारी मेट्रो जो उनके सौंपी गई वो भी सुरक्षित है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनकी पहचान सजल मियां और मोहम्मद अली के रूप में हुई है। एक को निर्वासित किया गया जबकि दूसरे को निरुद्ध केंद्र भेजा गया है। संगम विहार समेत कई इलाकों में पुलिस वेरिफिकेशन अभियान चला रही है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर बनी नागरिकता की भी जांच की जा रही है। इस बीच बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए फर्जी राशन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है। इस मामले पर नई दिल्ली के डीसीपी देवेश महला ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री और उपराज्यपाल के आदेश का पालन किया जा रहा है। ये अभियान काफी समय से चल रहा है। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए है। अगर अवैध प्रवासी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी का आदेश है, जो आगे फिर उपराज्यपाल और माननीय आयुक्त महोदय से भी हमें मिला है, उसकी पूर्णतः अनुपालना की जा रही है। लगभग 500-600 के लगभग लोग हमने सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। ये मुहिम हमारी काफ़ी दिन से चालू है और आगे भी ये चालू रहेगी। इसके तहत हम लोगों से उनके जो भारतीय आई कार्ड्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड हैं, उनको हम उनसे कलेक्ट करते हैं, उनके एंटीसीडेंट वेरीफाई करते हैं, देखते हैं और जहाँ का वो बताते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये उनको फिर फर्दर वहाँ जाकर फिजिकली वेरीफाई किया जाता है ताकि जो इलीगल हैं उनको वेरीफाई किया जा सके और उनको सूटेबल लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सके। बढ़ेंगे आगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुखौटा कंपनियों के जरिए भारत से विदेशों में कथित तौर पर करोड़ों रुपए अवैध तरीके से भेजे जाने से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत आज कई राज्यों में छापे मारे हैं। ईडी महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी के कई शहरों में छापे मार रही है। ये छापे कस्टम की शिकायत पर राजस्थान में दर्ज मामलों के आधार पर किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने डबलिन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आयरलैंड के विकास में विशेष तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय समुदाय के योगदान की बात की। साथ ही उन्होंने भारतीय उद्यमियों को आयरलैंड में व्यापार के अवसर तलाशने के लिए भी प्रोत्साहित किया। In all the meetings, for me it was a great, I would say, sense of pride. They brought up the Indian community. They mentioned the contribution of the Indian community, exactly what the ambassador said.
that the professionals out here, the people who have contributed to the not just development but especially the health sector in this country. So I want to really sincerely give a very big thank you on behalf of the nation, because you make my job and my life easier. और अब बात अमेरिकी टैरिफ की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से इंपोर्टेड आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 25% शुल्क और कनाडा से आयातित कुछ वस्तुओं पर टैरिफ को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। यह फैसला मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद दिया गया। ट्रंप की यह घोषणा वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा और मैक्सिको पर लगाए जाने वाले शुल्क संभावित रूप से टाले जा सकते हैं। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने फरवरी की शुरुआत में इंपोर्ट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद 1 महीने की देरी की है। ये राहत उन वस्तुओं पर लागू होगी जो ट्रंप द्वारा कनाडा और मैक्सिको के साथ पहले कार्यकाल में किए गए व्यापार समझौते के अनुरूप है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप प्रशासन के टैरिफ 1 महीने के लिए स्थगित करने के कदम को उम्मीद की किरण तो बताया ही, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसका मतलब है कि शुल्क अभी भी लागू है और इसलिए हमारा जवाबी कदम जारी रहेगा। और अमेरिका और यूक्रेन के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने को लेकर अगले सप्ताह सऊदी अरब में बातचीत होगी, वार्ता होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे अगले सोमवार को सऊदी अरब के लिए यात्रा करेंगे और उनकी टीम वहां अमेरिकी अधिकारियों के साथ शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के सार्थक होने की उम्मीद जताई। साथ ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात वो करेंगे। ज़ेलेंस्की खाड़ी मुल्कों में होंगे जहां, लेकिन इस बातचीत में वो शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जल्द से जल्द स्थायी शांति के लिए काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अमेरिकी टीम रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति की रूपरेखा पर चर्चा करना चाहती है। और इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे संभवतः अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब जाएंगे, जहां वे $1 ट्रिलियन से अधिक के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते में सैन्य उपकरणों की खरीद भी शामिल है। और अब बात चक्रवात की, तो चक्रवाती तूफान एल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व तट के नजदीक पहुंच गया है। यह तूफान ब्रिस्बेन और इसके आसपास के इलाकों से टकराएगा। इस तूफान के आज शाम या कल सुबह टकराने की संभावना है। तूफान के कारण 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से काफी तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं समुद्र में 12 मीटर से भी अधिक ऊंची लहरें देखने को मिली है। चक्रवात के कारण पूर्वी तट पर बिजली लाइन को नुकसान पहुंचा है और 50,000 से अधिक घरों में बिजली गुल हो गई है। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर 900 से ज्यादा स्कूलों और सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया है। तूफान के कारण लोगों ने सुपरमार्केट से बड़ी मात्रा में सामान की खरीदारी की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 3,10,000 सैंड बैग को आपातकालीन संसाधन के तौर पर जगह जगह पर रखा गया है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने संघीय आपदा राहत कोष से मदद देने की बात कही है। वहीं ब्रिस्बेन में चक्रवाती तूफान से काफी नुकसान होने की आशंका है। ब्रिस्बेन के लगभग 20,000 घर तूफान की जद में आ सकते हैं। वहीं न्यू साउथ वेल्स में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और 14 समुदायों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। इकोनॉमी के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के आधार पर चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी से लेकर मार्च में भारत की जीडीपी वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चौथी तिमाही में सुधार दर्शाने वाले सकारात्मक संकेतकों में जीएसटी कलेक्शन, ई-वे बिल जनरेशन में वृद्धि शामिल है। जीएसटी कलेक्शन जनवरी फरवरी 2025 में औसतन 3.8 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल समान अवधि में 3.4 लाख करोड़ रुपए था। ई-वे बिल जनरेशन जनवरी 2025 में 23.1% हो गया, जबकि जनवरी 2024 में ये 16.4% और वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 16.9% था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट। तो इसके साथ, इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के सेट में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।